हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, आदा, सत श्री अकाल, जैमसी की, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आवाज आ रही है? आप मुझे सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग टू मी? No. हाँ जी, कैसे हो आप सब? ओके। कल हमने प्रेसिडेंट रूल हाँ जी, कल हमने प्रेसिडेंट रूल किया था। ठीक है, आज हम फाइनेंशियल इमरजेंसी करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ बच्चों का मुझे एसएमएस आया कि सर फ्लो टेस्ट बताइए, फ्लो टेस्ट क्या होता है? ठीक है, फ्लो टेस्ट। ठीक है, हाँ जी, जैम सीके जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, फ्लो टेस्ट क्या होता है? ठीक है, ये पॉलिटी की टर्म है फ्लो टेस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उस एग्जांपल के जरिए आप समझेंगे फ्लो टेस्ट क्या होता है। ठीक है, सपोज किसी संस्था में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनमें से 51 और 49। ठीक है, 51 बच्चे ये कहते हैं कि हमें ये सर ठीक है। ठीक है, हाँ जी, फाइन। हाँ जी, हम सब ठीक है, आप सुनाओ, आप सब ठीक हो? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। ठीक है, हाँ जी, फाइन बेटे, आप सुनाओ, सब ठीक हो? ठीक है, चैप्टर फाइनेंशियल इमरजेंसी करेंगे आज। देखो, 3 इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। आज हम करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी 16.9। ठीक है, लेकिन एक एक बच्चे का डाउट है फ्लोर टेस्ट को लेकर, वो मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी करेंगे। ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है? मान लो 100 बच्चे हैं किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो 51 बच्चे कहते हैं कि ये टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये टीचर हमें पढ़ाए ये सब्जेक्ट। ठीक है, हम इस टीचर को लाइक करते हैं, 51 बच्चे कहते हैं। 49 बच्चे कहते हैं ठीक है, ये हमें पसंद नहीं है ये टीचर। ठीक है, तो ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है, ठीक है, उसको बच्चे कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, कि ये टीचर नहीं हमें पसंद, ये इसको हटा दो।
ठीक है। तो मालिक क्या करेगा, बच्चों को पूछेगा, ठीक है, कि क्या हमें आप इस टीचर से आप पढ़कर खुश हो। ये 51 बच्चे कहें यस, तो वो टीचर पढ़ाता रहेगा, वो बना रहेगा, ठीक है। तो बाकी चाहे उसके गेस्ट भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब समझाया, ये चीज समझ आई। हाँ जी बोलो, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, जिसका ये क्वेश्चन था वो तो बोल नहीं रहे, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ, चलो ये भी बताएंगे, 50-50 हो जाए तो फिर भी ये भी बताएंगे। अब आ जाओ एक्चुअल पॉलिटी पे। जैसे पंजाब के सीएम है, ठीक है, वो सीएम तब बने रहेंगे जिसके पास कितने एमएलए होंगे, 51 एमएलए होंगे। मान लो सपोज 100 एमएलए है, वैसे तो 117 एमएलए है, तो उसके पास कितने चाहिए एमएलए एक पीएम बने रहने के लिए, सीएम बनने के लिए कितने चाहिए, 51, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। जब भी मेजॉरिटी को डाउट होता है तो गवर्नर 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 एलए का सेशन बुलाता है, सेशन बुला के एमएलए जो सीएम होता है उसको मेजोरिटी दिखानी पड़ती है कि देखो मेरे साथ 51 एमएलए है। तो जब जो मेजोरिटी साबित हो जाती है तो वो सीएम बना रहता है, अदरवाइज वो रिजाइन कर जाता है। तो ये था फ्लो टेस्ट। बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, टेल मी। वेरी सिंपल। वही सीएम बना रहेगा, वही पीएम बना रहेगा जिसके पास 51% है, 50+1 लोग हैं, एमएलए एमपी हैं, वही सीएम बना रहेगा, वही पीएम बना रहेगा। इसे कहते हैं फ्लो टेस्ट। जब ये चेक किया जाता है, जब ये चेक किया जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्लो टेस्ट, ठीक है। तो जोबनप्रीत का ये क्वेश्चन है कि जो 50-50 हो जाए फिर क्या होगा। तो फिर स्पीकर अपनी वोट देता है, ठीक है, फिर स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट देता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग होता है निर्णायक वोट। निर्णायक क्या होता है, जिससे निर्णय हो जाता है, जिससे फाइनल हो जाता है, हार जीत पता लग जाती है जिससे। हाँ जी, लेकिन जब मैं पार्लियामेंट चैप्टर कराऊंगा तो आपको एक बार फिर फ्लोर टेस्ट के दर्शन होंगे, ठीक है। तो अब बताओ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसे कहते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट क्या है भाई, आपको फ्लोर पे खड़े होकर शक्ति प्रदर्शन करना होगा कि मेरे पास इतने आदमी है, ठीक है। हाँ जी बोलो, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। देखो साथ में आंसर दिया करो, जो भी क्वेश्चन करता है वो आंसर देते हैं, ठीक है। आप बिहार के लालू प्रसाद यादव जी है, उसको तो जानते ही हैं आप, ठीक है। तो वो चारा घोटाले में जेल यात्रा करके आए हैं, ठीक है। तो एक बार मीडिया ने उनसे पूछा, ठीक है, कहता कि आपने चारा खाया है, ठीक है। तो लालू जी कहते देखो मैं पशु नहीं हूं, मैं एनिमल नहीं हूं, मैं चारा क्यों खाऊंगा, ठीक है। आप कहते हैं तो खाया है, ठीक है। कहते जिनका खाया है वो तो बोलते नहीं, ठीक है। कहते जिनका चारा खाया है वो तो बोलते नहीं, ठीक है। तो आज हम करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है। 2020 में, ठीक है, 2020 में, ठीक है, 2020 कैसा है जे 2020, ठीक है। तो 2020 में किस स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं किस स्टेट में, किस स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं।
हाँ जी, श्रुति का सही आंसर है। योर नेम इज श्रुति। ठीक है, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। बिहार में 2020 में एक स्टेट में इलेक्शन सिर्फ आ, होने हैं, बिहार में हो रहे हैं। ठीक है, उसकी डेट अनाउंस होगी। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इतनी डेट को इलेक्शन होने हैं। अक्टूबर में कुछ 3-4 पड़ाव में इलेक्शन होंगे, और नवंबर 10 नवंबर आई थिंक उसको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखा करो। ठीक है, तो श्रुति आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है मेरी तरफ से। लड्डू, कहाँ के लड्डू बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफिकली कहाँ के लड्डू बहुत फेमस है। हाँ जी, जगह का नाम बताइए एग्जैक्ट। सोन रिवर बहता है वहां से। गलत, आपके लड्डू वापस। ये सही आंसर आया है। श्रुति को फिर लड्डू मिलते हैं, हरदोई के लड्डू। पूरे इंडिया में फेमस है हरदोई के लड्डू। ठीक है, तो आपका नाम श्रुति है जहाँ। ठीक है, आपको 10 लड्डू हरदोई। ये लखनऊ के पास है हरदोई, वहां पे सोन रिवर बहता है। ड्यू टू सोन रिवर वहां के लड्डू बहुत फेमस है। ठीक है, आप याद रखा करो भाई, भूल जाते हैं। सारी याद रखने की ड्यूटी आपने मेरी लगा रखी है कि सर आप याद रखो। ठीक है, हम हम तो, हमारा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। राजमा चावल मैं नहीं लाइक करता, इसलिए मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता। ठीक है, आई लैक्स एन जीके। चलो, आप खिलाएंगे तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मना नहीं करेंगे, आप समोसे खवाओ, कुछ खिलाओ। ठीक है, पेट भी भर जाए फिर भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतनी खुशी से खिलाओगे तो जरूर खाएंगे। चलो, आज हम करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये क्या हो गया। हाँ जी, देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी अब कोरोना की वजह से, आपको पता है सेंटर के पास पैसा नहीं है। स्टेट को कह रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई कि देखो भाई हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, देखो करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं करेंगे। एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, सभी बॉलीवुड एक्टर को बुलाया उन्होंने। ठीक है, नशे के केस में। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कर लेते हैं। चलो, जो भी एक्टर एक्ट्रेस बुलाए गए हैं, दीपिका बुलाई गई है, काफी लोग बुलाए हैं। ठीक है, एनसीबी क्या में कौन है, आईएएस आईपीएस है। ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ओके। ठीक है, तो चलो, उसमें क्या होगा भाई, कुछ नहीं है। वो फिल्मी लोगों को बुलाकर, वैसे तो फिल्मी लोग दिखते नहीं है, मूवी में ही दिखते हैं। ठीक है, तो उनको बुला लिया होगा, कोई बात नहीं है, फिर क्या है। ठीक है, तो नशे नुशे पकड़ते हैं ये एनसीबी वाले, नारकोटिक वाले। ठीक है, ये फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं पार्टियों में बहुत नशे नुशे करते हैं ये, इसलिए उनको बुला रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। आपको एनसीबी पता होना चाहिए, इस पे एक मूवी भी बनी है। ठीक है, आप वो मूवी जरूर देखिए। ठीक है, आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है,
जब कहते प्रेसिडेंट को, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब नहीं रही किसी भी पार्ट में, इंडिया के किसी भी पार्ट में, ठीक है, किसी की, इंडिया के किसी भी पार्ट में, ठीक है, जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि देखो पैसों का बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो 38th अमेंडमेंट 1975 में हुई थी, ठीक है। इसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी कंक्लूसिव है और इसको किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ जी, देखो, हाँ जी, आप ये टॉपिक बंद करो, ठीक है। देखो, नशे कौन प्रमोट करता है? नशे मूवीज, सॉन्ग्स, ठीक है। बहुत सारे पंजाब के कलाकार, ठीक है, ट्रायल फेस कर रहे हैं, उन पे बहुत आईपीसी की एफआईआर दर्ज हुई है, काफी सेक्शंस लगे हैं, ठीक है। वो गन कल्चर, हाई कोर्ट का हुक्म है, ये गन कल्चर नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिद्धू मूसेवाला और कई कलाकार हैं जिन पे ये चार्जेस लगे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नशों को प्रमोट की करते हैं, लड़ाई दंगों को प्रमोट करते हैं कलाकार कई, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने काफी कलाकार, जैसे सिद्धू मूसेवाला, एक और मांगट मुंगट करके है, मुझे नाम नहीं पता, एली मांगट ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, काफी एफआईआर दर्ज हुई है उस पे, ठीक है। तो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। काफी बंदूक देखते होंगे आप, गन देखते होंगे, ठीक है। तो इन लोगों का क्या क्या वजूद है? देखो, कुछ लड़कों ने नशा किया होता है, बुलेट पे बैठे होते हैं, बुलेट अच्छे से नहीं चल पाता, मगर भगत सिंह की फोटो होती है, उस पे लिखा होता है फेर आना पाऊ, ठीक है। चलो, हाँ जी, लेकिन 44th अमेंडमेंट द्वारा, देखो 44th अमेंडमेंट द्वारा फिर इसे कहते हैं कि जुडिशरी का रिव्यू तो लगेगा ही लगेगा। कल मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी का रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जुडिशरी का रिव्यू तो लगेगा ही लगेगा। जो जो इंदिरा जी ने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को, 42nd अमेंडमेंट इज नॉन एज, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी गड़बड़ लगती थी कि ये गड़बड़ हुई है, ठीक है, उस सबको चेंज कर दिया गया। क्लियर है जी? अब आते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, जब भी कोई इमरजेंसी लगती है पार्लियामेंट अप्रूवल क्यों होती है? मैं थोड़े दो घुट चाय के ले लूं, आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ पार्लियामेंट की मंजूरी क्यों चाहिए? वाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मंजूरी क्यों चाहिए भाई? देखो, इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट लगाता है, पार्लियामेंट की मंजूरी क्यों लेता है वो? ये शर्मा जी लिखा आ रहा है, शर्मा लिखा है कि शन्ना लिखा है? थोड़ा मुझे दिखता कम है।
SHA, शर्मा के शाना, शाना, ओके। शाना आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है, ओके। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, ये आंसर सही है, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, ठीक है। क्योंकि जो इमरजेंसी की मंजूरी है, पार्लियामेंट से अप्रूवल का मतलब क्या है, लोगों से अप्रूवल। आप स्पिरिट क्यों नहीं समझते पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की? क्योंकि हम लोग, डेमोक्रेसी है, हम लोग मंजूरी देते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। हम किसको, किस हमारी जगह कौन मंजूरी देता है? पार्लियामेंट के एमपी, क्योंकि हमने उनको भेजा है चुन के कि हमारी जगह पे ऑन द बिहाफ ऑफ आर यू हैव टू टेक द डिसीजन। हाँ जी, क्लियर है, बताओ। इसका भी 2 मंथ टाइम दिया है, ठीक है, कि 2 मंथ में जे आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी। और दूसरी कौन सी इमरजेंसी है जिसका 2 मंथ है? बिल्कुल सही अंकित जी, आपको भी 10 लड्डू ना मिलते हैं। प्रेसिडेंट रूल, शिवम सेठी प्रेसिडेंट रूल, उसका भी 2 मंथ है। बाकी एक सब में ये शर्त है कि मान लो लोकसभा नहीं रहती, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो वो घोषणा कितने देर तक रहेगी? 30 डेज तक। कितनी देर तक रहेगी? 30 डेज तक। क्लियर है जी? हाँ जी, 1 मंथ तक रहेगी। जे मान लो लोकसभा नहीं रहती, अप्रूवल से पहले ही लोकसभा को राष्ट्रपति डिसॉल्व कर देता है, तो ओनली 30 डेज सर्वाइव करेगी वो घोषणा। 30 डेज के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ जी, चाहे 30 डेज कह लो, चाहे 1 मंथ कह लो, लेकिन आपने 30 डेज ही कहना है। 1 मंथ, देखो कुछ मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है, तो आपने 30 डेज ही बोलना है। कहते हैं कि एक बार पार्लियामेंट अप्रूव कर दे से फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनिट टिल इट इज रिवोक्ड। इंडेफिनिट पीरियड ले रहती है जी, कोई इसका समय निश्चित नहीं है। अब मुझे बताओ, दूसरी कौन सी, दूसरी कौन सा इमरजेंसी है जिसमें टाइम है जो इंडेफिनिट है? नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है शिवम जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है। और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, ठीक है। हाँ जी, इसमें लेकिन दो चीजें हैं आपको नोट करनी है। पहली चीज, इसका मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया कि मैक्सिमम कितने समय तक लग सकती है। जैसे स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है, वो कितने समय तक लगती है स्टेट इमरजेंसी? मैक्सिमम 3 ईयर्स, ठीक है। लेकिन यहां कोई कंसेप्ट नहीं है मैक्सिमम 3 ईयर वाला, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल इमरजेंसी को बार बार मंजूरी, बार बार मंजूरी देने की जरूरत नहीं है, बार बार मंजूरी देने की जरूरत नहीं है। बाकी
इसे जो मंजूर किया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं, आप सबको पता ही है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जितने भी हाउस के मेंबर प्रेजेंट होते हैं, वोटिंग दे रहे होते हैं, उनकी मेजोरिटी देखी जाती है। ठीक है, आप सबको पता ही है सिंपल मेजोरिटी, मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगा। प्रेसिडेंट इसे वो कर सकता है, कैंसिल कर सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, तो यहां पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहां पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक बार भी नहीं लगी। ठीक है, इंडिया में कभी नहीं लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमें वी डोंट हैव एनी टेस्ट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें टेस्ट किस किस इमरजेंसी का है, आप कमेंट्स में लिखें। सबसे ज्यादा टेस्ट इंडिया में किस इमरजेंसी का है? स्टेट इमरजेंसी का है। ठीक है, तो आप सबको जितने भी ने आंसर दिए, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सभी के मैं नाम बोलने लग जाऊं तो लगता है क्लास पूरी नहीं होगी, लेकिन दिल से आपको आशीर्वाद, बहुत ज्यादा दिल से। ठीक है, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, हाँ जी, तो ये एक एक बार भी नहीं लगी। ठीक है, आप इस, और ये लगे भी ना। ठीक है, ये लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, आप प्रार्थना करना कि ये लगे भी ना। हाँ जी, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की, ठीक है, वो स्टेट को डायरेक्शन देती है फाइनेंशियल मैटर में। ये पहला पॉइंट है। जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट इस पर्पज के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठा सकता है। ठीक है, आप मुझे, वैसे हम चलो स्टेट की बात नहीं करते, हम घर की बात करते हैं। ठीक है, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो क्या किया जाता है? ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ से सोचा करें, सब्जेक्ट को ना ऐसे नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही पढ़ना है। ठीक है, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेट व्हाट्सएप में मैंने एक स्टेटस डाला है, पढ़ा है किसी ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ा है? ठीक है, जिंदगी, मैंने लिखा है जिंदगी अमल से बनती है, इल्म से नहीं। ठीक है, ठीक है, जिंदगी अमल से बनती है, इल्म से नहीं। ठीक है, आप आपने प्रैक्टिकली करना है जो करना है। ठीक है, तो जिंदगी स्टडी से नहीं बनती, मैं ये मानता हूं, मेरा बिलीव है। ठीक है, कि पढ़ने से जिंदगी नहीं बनती, आदमी की जिंदगी बनती है एक्सपीरियंस से, एम्पिरिकल से, रिसर्च से। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। ठीक है, स्टडी को नहीं मैं मानता। ठीक है, मेरे पास 9 मेजर डिग्रीज हैं। हाउ मेनी डिग्रीज? 9 मेजर डिग्री, सोचो आप, 9 मेजर डिग्रीज। बट मैं 9 डिग्री को जीरो मानता हूं। ठीक है, 9 डिग्री को मैं जीरो मानता हूं। मैं किस चीज को मानता हूं? प्रैक्टिकल लाइफ को। ठीक है,
मैं एक्सपीरियंस को मानता हूं। एक्सपीरियंस ये नहीं है कि 9 डिग्री वालों के पास होगा, एक्सपीरियंस रिक्शे वालों के पास भी है, एक्सपीरियंस मजदूर के पास भी है। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गॉड ने गिफ्ट ना किया हो। ठीक है, कोई हर हर किसी को ज्ञान दिया है। ठीक है, एवरीबॉडी इज गिफ्टेड। ठीक है, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने बिल्कुल अनपढ़ लोगों से सीखी है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर से सीखी है। ठीक है, आपने भी ऐसा करना है, हर किसी से ज्ञान लेना है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़े लिखे है, चाहे मजदूर है। ठीक है, आपने ऐसे ज्ञान को इकट्ठा करना है। ठीक है, बुक से नहीं आप ढूंढ सकते, यू कांट फाइंड फ्रॉम द बुक्स, एंड यू मस्ट बी प्रैक्टिकल इन दिस फील्ड। ठीक है, फिर देखो, आपकी जॉब क्यों ना लगे, कौन रोक सकता है आपको। हाँ जी, हम कर रहे थे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है। ठीक है, स्टेट सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देता है कि ये काम करो आप। उसमें क्या डायरेक्शन आती है, सैलरी रिडक्शन कर ली जाती है सभी की, एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट में काम कर रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स इधर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। देखो, जो भी मनी बिल स्टेट पास करती है उस पर रोक लग जाती है। ठीक है, तो जितने बंदे स्टेट में जॉब कर रहे होते हैं उनकी भी सैलरी कम हो जाती है, काट लेते हैं सैलरी। ठीक है, तो जितने भी स्टेट मनी बिल है, ठीक है, जैसे स्टेट है पंजाब, मान लो पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की लॉ मेकिंग बॉडी क्या है, एलए। कहाँ है ये, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से सेक्टर में है, एक में। यहां कोई मनी बिल पास किया सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पैसा पैसा निकालने के लिए कोई बिल पास किया। ठीक है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो यहाँ का जो गवर्नर है वीपी सिंह, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ये राष्ट्रपति को पास नहीं करेगा इस बिल को, राष्ट्रपति के पास पास उनकी उनकी कंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति को दे देगा। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। इसका आर्टिकल कितना है पता है किसी को? हाँ जी, इसका आर्टिकल कितना है, गवर्नर द्वारा बिल को राष्ट्रपति के पास सेंड किया जाता है उनकी कंसिडरेशन करने के लिए। देखो, खुद भी पास कर सकता है, लेकिन नोइंगली वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, नोइंगली, तंग करने के लिए, ये कह लो, परेशान करने के लिए। अभी तक तो गलत आंसर आ रहा है। नहीं जी, नो, नॉट एट ऑल। नहीं, गलत है। गलत। नहीं जी, नॉट एट ऑल। नहीं। 201। ठीक, 201 है। हाँ जी, 201 में क्या है, जो गवर्नर है देखो खुद भी पास कर सकता है वो, लेकिन वो किसके पास भेज देता है, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, उनकी कंसिडरेशन के लिए।
ठीक है, आप 201 चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी चेक किया, देख के हटाऊं कि मैं गलत तो नहीं करा दी कभी। ठीक है, 201 में राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए जाता है। गवर्नर का बॉस कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो नोइंगली टीज करने के लिए स्टेट बिल को किसके पास भेज देता है? राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट है, प्रेसिडेंट डायरेक्शन देता है सैलरी काटने के लिए किसकी? ऑल क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन। ठीक है, एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो, जजेस की सैलरी भी काट ली जाती है, हाई कोर्ट के जजेस की भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी। और सैलरी किसकी? आईएएस की और आईपीएस की। ठीक है, इन सब की सैलरी काट ली जाती है। जो सेंटर के अधीन काम करते हैं एम्प्लॉइज, उसकी भी सैलरी काट ली जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में देखो, बड़ी आश्चर्य की बात है, आपको लगता है आईएएस आईपीएस सैलरी पे डिपेंड होते हैं? डू यू थिंक कि सैलरी की वो वेट करते हैं कि कब एक तारीख कब आएगी? ठीक है, कब मैं एटीएम से विदड्रॉ कराऊंगा? ठीक है, ठीक है, तो आईएएस आईपीएस सैलरी का वेट करते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं है, काट दी तो काट दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसको 8-10 लाख महीने की सहूलत मिल रही है, वो तो सैलरी चेक ही नहीं करता। ठीक है, ये तो हम आप सब लोग हैं जो 1 तारीख को या 2 तारीख को ऐसे वेट करते हैं जैसे कोई शादी की डेट की वेट करता हो। हाँ जी, तो ये तीसरा स्टेप है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, सैलरी काट ली जाती है आईएएस की आईपीएस की। पेंट चेक करो, आज सामने सोफे पे देखो। हाँ जी, सही बात है भाई, आपको 10 लाख की फैसिलिटी मिल रही है, आपकी 10,000 काट ली तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर स्टेट पे पूरा कंट्रोल कर लेता है फाइनेंशियल मैटर में। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो गया ये चैप्टर। ठीक है, उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म दिया है, क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई, बातें नहीं करनी, मैं रोज कहता हूँ। ठीक है, आपसे मैं बातें नहीं करनी किसी ने। ठीक है, आप फॉलो करें हमें। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, पहली क्रिटिसिज्म की ग्राउंड क्या है? जो फेडरल करेक्टर है वो नहीं रहता। फेडर जो फेडरेशन है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, स्टेट्स को शक्तियां दी गई है, वो खत्म हो जाती है क्योंकि यह यूनिटरी हो जाता है। ठीक है,
जो स्टेट है उनका जो सारा सारा जो शासन है वो किसके हाथ में चला जाता है? सैलरी क्यों कट करते हैं? इसलिए तो मैं कह रहा था कि आप प्रैक्टिकली सोचो, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो आपको मान लो 10,000 खर्चा मिलता है महीने का, ठीक है, आपको फीस का, आप आपकी कॉलेज फीस का, ठीक है, तो आपके मम्मी डैडी आपको क्या बोलेंगे? ठीक है, आपको 10,000 नहीं है, इस बार थोड़ा कम खर्चा करो, आपको 10,000 की बजाय 7,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो सब जो फालतू एक्सपेंडिचर है वो कम किए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हरी सब्जियां की बजाय ज्यादा दालें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो दाल ज्यादा चलती है। ठीक है, अरे भाई सब्जी कहाँ से लाएंगे, पनीर कितना महंगा है, कॉस्टली है। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव घर में लिए जाते हैं, आप समझते क्यों नहीं है? प्रैक्टिकली सोचो ये चीज, कैसे खर्चे को कंटेन किया जाता है। ठीक है, आप कार नहीं यूज करेंगे, ठीक है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, नाले एनवायरनमेंट का बेनिफिट है, एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। आप बाइक चला रहे हो तो साइकिल चलाओ, नाले आपको सैर करने की जरूरत नहीं है, आपका खर्चा और कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सेविंग है वो बहनें कर सकती हैं। ठीक है, भाई नहीं कर सकते, बहनें कर सकती हैं। ठीक है, वो अपने जो सूट साट लेते हैं, ठीक है, वो कम कर दें, खर्चा वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से जब मैडम कहते हैं कि मैंने सूट लेना है, ठीक है, तो हम शॉप में चले जाते हैं। ठीक है, तो दुकानदार जब दिखाता है ये इतने का इतने का, मैं तो अपने दिल पे हाथ रख लेता हूँ। ठीक है, आप रेट कम बताना, हो सकता है मुझे हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, तो अब दोबारा मत पूछना, ठीक है, कि सैलरी क्यों कम की जाती है। हाँ जी, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट साहब डिक्टेटर बन जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब क्या बन जाते हैं? डिक्टेटर बन जाते हैं। देखो तीनों इमरजेंसियां राष्ट्रपति जी के हाथ में आ जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ ज्यादा ही, ठीक है, वैसे राष्ट्रपति तो नॉमिनल है। ठीक है, तो रियल हेड तब बनते हैं इमरजेंसी के दौरान ही। ठीक है, उनका शक्ति प्रदर्शन इमरजेंसी के दौरान ही दिखता है। बाकी डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय होती है तीनों इमरजेंसी में, लोगों की सुनी नहीं जाती। तो ये इमरजेंसी टॉपिक का जो खत्म हो गया। ठीक है, बाकी इसमें जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उनके मेंबर ने क्या कहा इनके बारे में, मुझे नहीं जरूरत है, इससे कोई क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। देखो आप, हाँ जी, तीन इमरजेंसी पढ़ी है हमने। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में क्या है? तीन ग्राउंड है उसकी, वॉर हो जाए किसी देश से, बाहर से कोई हमला हो जाए, एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं उसे। ठीक है, तीसरी ग्राउंड क्या आती है? आर्मड रिबेलियन थी। ठीक है, ये तीन ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी की। पार्लियामेंट इसे 1 मंथ में अप्रूव करता है। ठीक है, तो इन ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। जो स्टेट का सारा यूनिटरी बन जाता है, राष्ट्रपति जी के सारे देश का शासन स्टेट स्टेट को खोकर वो भी राष्ट्रपति के पास आ जाता है। फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल 356 है। जब स्टेट का जो
एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेल हो जाए तो स्टेट इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए कितना चाहिए, 2 मंथ। ठीक है, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, इसको भी पास करने के लिए 2 मंथ चाहिए। जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, पैसे की कमी होती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये हमने 3 इमरजेंसी पढ़ी है, इसकी बहुत डिटेल में, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अप्रूवल का समय क्या है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो 30 डेज वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन तीनों में नुकसान किसका होता है, स्टेट का होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि चाहे खरबूजा छुरी पे गिर जाए, चाहे खरबूजे पे छुरी, तो नुकसान किसका होगा, खरबूजे का। ठीक है, तो तीनों इमरजेंसी में आप सबको पता ही है। ठीक है, आप सबको पता ही है, तीनों इमरजेंसी में नुकसान किसका होता है, स्टेट का होता है। वाटरमेलन, वाटरमेलन जो हम खाते हैं, उस पे चक्कू गिर दो, आप नाइफ गिर दो, तो तांबी खरबूजे खरबूजे का नुकसान होगा। चाहे खरबूजा गिर दो आप नाइफ पे, तो फिर भी खरबूजे का नुकसान होगा। तो स्टेट का नुकसान होता है इन ट्रायो केसेस। वाटरमेलन जी। नूर, ये आपने बनाया है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, लगता है आप मुझे ऑफरिंग कर रहे हैं ये। ठीक है, आप मुझे ये दे दो, मैं आपको 10 लड्डू देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रेसिडेंट। हाँ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है। हाँ जी, आवाज सही आ रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, ओके। देखो, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है, 52 to 78। अब आवाज सही आ रही है। देखो, नया टॉपिक स्टार्ट किया तो बफरिंग आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन मैं रैपिंग कर लग जाऊं और रफ्तार की तरह, ठीक है, तो फिर सबको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, क्या करता है वो, बोथ हार्ट, बोथ हार्ट, बोथ हार्ट, क्या, मुझे इतनी रैपिंग नहीं आती। ठीक है, कहता है मलयालम में मल्लू बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या कर जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन खड़का दड़का ही सुनता है। ठीक है, तो फिर आवाज सही आएगी। ओके, हाँ जी, चलो, एक इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिसमें आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, वोट पा के आते हैं, खुद वोट पाने जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जब हम वोट नहीं पाने जाते। ठीक है,
जिसमें हमारे एमएलए एमपी जो जिनको हमने चुना है, ठीक है, वो वोट पाने जाते हैं, वो कास्ट करते हैं वोट को, ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, उसमें थोड़ा फर्क है, ये कंफ्यूज मत हो ना आप, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? आप मुझे आंसर लिखें, कमेंट्स में लिखें, क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? गलत जवाब, सभी का गलत जवाब। हमारी डेमोक्रेसी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, अनडायरेक्ट है, ठीक है। अमनदीप कौर, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। इंद्रजीत कौर, आपको भी 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, ठीक है। अनडायरेक्ट, अनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? जहां लोग पार्टिसिपेट करते हैं सब काम में, जैसे लॉ बनाना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड सुना है आपने? स्विट्जरलैंड, हाँ जी, स्विट्जरलैंड देश सुना है आपने? वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब लॉ बनाते हैं लोग, पूरे शहर के लोग एक था इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होके वहां अपनी ओपिनियन प्रकट करते हैं कि ये लॉ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लेकिन हमारे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। जब लॉ बनना होता है, हम लोग नहीं जाते, लोग नहीं जाते, कौन जानता है? एमपी जाते हैं हमारे, जो जिनको हम वोट डाल के चुनते हैं। इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट नहीं है, अनडायरेक्ट है। अब बोलो समझ आया या नहीं है? जहां हमारे एमपी, जहां लोग डायरेक्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है? उनके एमपी नहीं बनाते लॉ, खुद लोग बनाते हैं, खुद इकट्ठा होकर लॉ। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? जब लॉ पास करना होता है, लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है एक शहर में, ठीक है, खुली जगह पे। तो वहां पूछा जाता है, ठीक है, कि ये लॉ पास होना चाहिए। वो अपने हाथ खड़े करते हैं कि हाँ होना चाहिए, मेजोरिटी से वो लॉ पास कर देते हैं, लोगों की ओपिनियन लेके। डायरेक्ट लोग बनाते हैं, डायरेक्ट। लेकिन हमारे इंडिया में इतनी आबादी है, ठीक है, 121 करोड़ लोग हैं 2011 की सेंसस के मुताबिक। उसको कैसा इकट्ठा करेंगे? ठीक है, आप एक शहर के भी इकट्ठे कर लो लोग, ठीक है, 20 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वोट भी बहुत मुश्किल से लेनी पड़ेगी। इससे पहले कि उनकी वोट मांगे, उनका डिसीजन ले हाथ खड़े करके, पहले कोई कह देगा बम्ब, ठीक है, सारे लोग भाग जाएंगे, आधे लोग मर जाएंगे नीचे आके, ठीक है, ठीक है। बम्ब हो जा ना हो, वैसे ही कह देंगे बम्ब, ठीक है, सारे भाग जाएंगे, बहुत सारे लोग नीचे आके मर जाएंगे, जिसे इंग्लिश में स्टैम्पीड कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये समझ आया डायरेक्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड पता है ना आपको, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड क्या है? वहां पे एक बैंक है, ठीक है। जितना भी काला धन है इंडिया का, वो कहां पड़ा है? बोलो भाइयों बहनों, कहां पड़ा है वो? स्विस बैंक में, ठीक है। तो वो सारा काला धन मैं 60 दिनों के अंदर अंदर इंडिया में लाऊंगा, और आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए बहनों भाइयों जमा होंगे, ठीक है। ये वही स्विस बैंक है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है।
चलो, यहां इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या होते हैं, अनडायरेक्ट होते हैं। हम खुद नहीं वोट पाने जाते। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने प्रेसिडेंट को वोट डाला है? कभी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके इलेक्शन अनडायरेक्ट है। तो फिर कौन वोट डालता है? ठीक है, मैं पार्लियामेंट बनाता हूं, ये लोकसभा है, ठीक है, ये राज्यसभा है, ठीक है। तो बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के एमपी, ठीक है, लोकसभा के एमपी, लेकिन इलेक्टेड, नॉमिनेट नहीं। ये चैप्टर 17 है जी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर वोट डालते हैं, ठीक है। लोकसभा में दो मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, वैसे वो नॉमिनेट बंद कर दिए हैं, वैसे मैं बता रहा हूं। 543 इलेक्टेड हैं जिनको वोट वोट डालते हैं हम, ठीक है। राज्यसभा में 245 है जिससे 12 को नॉमिनेट किया जाता है, 12 को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, रेखा जी हैं, हेमा मालिनी है, ठीक है, MS मैरी कॉम है, बहुत सारे। हाँ जी, आप बातें क्यों करते हैं भाई? हाँ जी, तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर है वही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर हैं जिनको लोग चुनते हैं वोट डालकर, वही प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट क्या होता है? जिनको वैसे ही बना देते हैं, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा होता। अब सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को वैसे ही नॉमिनेट किया गया राज्यसभा का मेंबर। सारी उम्र उन्होंने बैटिंग की है, ठीक है, चौके छक्के लगाए हैं। तो उन लोगों को यहाँ लोगों के सामने हाथ जोड़कर, ठीक है, वोट मांगना अच्छा नहीं है, ठीक है। उनको नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट बिना इलेक्शन में जीते डायरेक्टली पॉइंट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। तो नॉमिनेटेड यहाँ हिस्सा नहीं लेते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि नॉमिनेटेड को क्यों राइट नहीं दिया गया वोट डालने का प्रेसिडेंट को, आप मुझे बताओ। हाँ जी, नॉमिनेटेड क्यों नहीं वोट डालते प्रेसिडेंट को, आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही है जी सुमित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोगों ने उसको नहीं चुना, ठीक है, लोगों ने उसको नहीं चुना। बिल्कुल सही है सुमित जी, आपने सही आंसर दिया है। आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है। क्यों? ये आपने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। मैं बताता हूं आपको क्यों। कहते हैं इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। इंडिया क्या है? रिपब्लिक है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ये मैं पी ऐसे डालता हूं, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि रिपब्लिक हो। रिपब्लिक का क्या मीनिंग है कि इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री। इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। यहाँ हेड ऑफ का स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। तो इलेक्टेड बंदे ही वोट डालेंगे भाई, बात समझने की कोशिश करो आप।
ठीक है, इलेक्टेड हेड होगा इंडिया का। ठीक है, ये चीज है। अब एलए, ये एलए क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट्स की विधानसभा होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उसे क्या कहते हैं? एलए। ठीक है, इनके मेंबर को क्या कहते हैं? एमएलए, एमएलए। ठीक है, तो ये इलेक्टेड मेंबर, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर है जो एमएलए भी वोट डालते हैं। ठीक है, तीसरी बात कही है उन्होंने, इलेक्टेड मेंबर ऑफ टू यूटीज। कौन कौन से, कौन कौन सी स्टेट में एमएलए हैं? दिल्ली में और पुडुचेरी में, और पुडुचेरी में। ठीक है, तो वहां के एमएलए भी वोट डालेंगे। ये बताया कि कौन कौन वोट डालता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी नहीं हिस्सा लेगा। ठीक है, कहते हैं कि मान लो कोई असेंबली डिसॉल्व होगी, ठीक है, तो उसके मेंबर भी, तो मेंबर ही नहीं रहेगा तो वोट कहां डालेगा? ठीक है, कहते हैं कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एज ए होल एंड यूनियन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी बनाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी कैसे होती है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कैसे है? जैसे सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ है? आप मुझे बताओ, एमपी की सीट्स किस स्टेट की सबसे ज्यादा है? आप मुझे बताओ। यूपी, बिल्कुल सही है। अमित जी बिल्कुल सही है। ठीक है, सुमित बिल्कुल सही है, आपको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं। यूपी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी लोकसभा की सीट ही नहीं है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की सिर्फ एक सीट है, ओनली वन सीट एमपी की। ठीक है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी एमएलए की सीट भी बहुत कम है। जैसे गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, यहाँ की एमएलए की सीट भी बहुत कम है। लेकिन यूपी ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा एमएलए की सीट्स हैं। बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी कैसे की है? इसमें सभी की वोट वैल्यू होती है, वोट वैल्यू। आप इस चीज को समझे, ये मेथड आपको समझ आ गया तो पूरा प्रेसिडेंट समझ आ गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, एक एमएलए या एमपीज को, ठीक है, जब वो राष्ट्रपति वोट अपनी डालने जाएगा तो उसको काफी सारी वोट्स पाने का राइट होगा वैल्यू को सेम करने के लिए। ठीक है, एमएलए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? मेथड निकाला उन्होंने, टोटल पॉपुलेशन स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल मेंबर, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, जैसे पंजाब का ला लो, पंजाब के एमएलए कितने हैं? 117। ठीक है, तो इनटू 1/1000 ये वैल्यू है। ठीक है, हाँ जी, 1000, 1000 नॉट 100, 1000। ठीक है, तो इससे एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू क्या है? कि वो कई वोट डाल सकता है, ये वैल्यू होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो ये ऐसे वैल्यू निकाली जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब पता लग गया वैल्यू क्यों निकाली जाती है, आप मुझे बताओ।
फिर मैं आगे चलूंगा क्यों क्यों वैल्यू निकाली जाती है। बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी कैसे है कि कोई किसी स्टेट्स में कम एमपी हैं, किसी स्टेट में ज्यादा एमपी हैं, तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, यूपी वाले कहेंगे देखो राष्ट्रपति तो हमने बनाया है, हमारे एमपी ज्यादा हैं, हमारे एमएलए ज्यादा हैं, आपका क्या योगदान है, आपका तो एक एमपी है, एक एक बंदे से राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? बोलो। जैसे यूपी वाले हैं, ठीक है, यूपी के भाई है जैसे, ठीक है, वो चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ लोगों से बहस करने लग जाएंगे कि आप क्या बात करते हो, राष्ट्रपति तो हमने बनाया है। ठीक है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आप हमारे एमएलए चेक कीजिए, आप हमारे एमपी चेक कीजिए, राष्ट्रपति तो हम बनाते हैं, आप क्या करते हैं, आपका तो एक एमपी है, एक एमपी क्या कर लेगा। ठीक है, तो फिर वोट वैल्यू निकाली जाती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो जितना भी कोई एमएलए है वहां का, चाहे एमपी है, उनको उतनी वोट दी जाती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो इस ये मीनिंग है वोट वैल्यू का। हाँ जी, वैल्यू ऑफ वोट ये होता है। बोलो, ये क्लियर है या नहीं क्लियर? ऐसे ही एमपी की वोट निकाली जाती है वैल्यू। वो कैसे है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। जितनी भी टोटल वैल्यू निकलेगी एमएलए की ऑल स्टेट्स की, बटा टोटल एमपी। तो ये एमपी, हाँ जी, वीडियो नहीं आ रही। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, ओके। तो ये एमपी की वैल्यू निकलती है वोट्स की, टोटल एमएलए की, जितनी भी ऑल स्टेट्स के एमएलए की टोटल वैल्यू होगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट होती है, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल सिंगल ट्रांसफर ट्रांसफरेबल वोट। इसे पंजाबी हिंदी में कहते हैं 11वीं बदलवी वोट प्रणाली सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराता हूं, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो 3 प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं इलेक्शन में। ठीक है, 3, पहला है गंडा सिंह। ठीक है, दूसरा है बंटी। ठीक है, तीसरा है रोहित। ठीक है, ये 3 बंदे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, बैलेट पेपर पे होती है। ठीक है, बैलेट पेपर क्या होता है, आपको एक पेज मिलता है, उस पर स्टैंप लगानी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होती, एक पेपर मिलता है, उसे बैलेट कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, नाम सुंदर है। ठीक है,
पहला कैंडिडेट क्या है? गंडा सिंह। ठीक है, गंडा सिंह क्या होता है? प्याज होता है। ठीक है, दूसरा है बंटी, और तीसरा है रोहित। आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये लड़ते दिखेंगे नहीं, बट मान लो सपोज। ठीक है, हाँ जी। सुमित जी आप फास्ट मत चलो। ठीक है, अबे भी ये सिंगल ट्रांसफर पर वोट नहीं कराया, आप सिक्योरिटी पे चले गए। ठीक है, शक्तिमान मत बनो। ठीक है, सिक्योरिटी पे आएंगे अभी। ठीक है, शक्तिमान नहीं बनना किसी ने। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है? मान लो कि एमएलए एमपी वोट पाने जाएगा, वो कहता है कि मेरी पहली वोट रोहित को है, रोहित जीतना चाहिए मेरे मुताबिक। ठीक है, कहता है कि मेरे रोहित जीतना चाहिए, लेकिन रोहित नहीं जीतता तो मेरी वोट गंडा सिंह को है। ठीक है, गंडा सिंह नहीं जीता तो मेरी वोट बंटी को है। मतलब बंदा एक एक पर्सन को वोट नहीं डालता। ठीक है, हाँ जी, एक पर्सन को वोट नहीं डालता, वो तीनों को वोट डालता है चॉइस देकर। ठीक है, हाँ जी, अब समझाया। ठीक है, चॉइस चॉइस बताता है वहां पे, मेरी पहली वोट इसको, दूसरी वोट इसको, तीसरी वोट इसको। जैसे शादी के लिए लड़की देखनी होती है। ठीक है, कई क्या करते हैं, 10-15 लड़कियां देख लेते हैं शादी के लिए। ठीक है, सोचते हैं कि मेरी पहली चॉइस ये है। ठीक है, ये नौकरी भी करती है, 40-50 हजार रुपए पर मंथ भी कमाती है, ये सही है। ठीक है, मेरी फर्स्ट वोट इसको, जे मेरी शादी हो जाए तो इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ नहीं होती तो दूसरी, ये लड़की ठीक है, इसने अच्छी स्टडी की है, बीटेक की है। ठीक है, चलो कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे लड़के वाले अपनी चॉइस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही एमपी और एमएलए चॉइस देता है कि ये बंदे को मेरी वोट है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, वोट वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपको समझ आया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो एक कोटा सिस्टम होता है। कोटा क्या होता है? जितनी टोटल वैलिड वोट्स पाएगी, जितनी टोटल वैलिड, ठीक है, वोट्स डाल देगी। ठीक है, उसका बटा टू। ठीक है, उसको टू से डिवाइड कर दो। यहाँ बुक में वन, 1+1 लिखा है, तो 1+1 2 ही होता है भाई, आप मैथ वाले बच्चे हैं, आप समझो। ठीक है, तो प्लस एक, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने का तरीका है। मान लो 100 वोट पाई, उसको दो पे डिवाइड करता हूं, कितना आ गया? 50। 50+1, तो क्या चाहिए आपको? 50+1। ठीक है, तो जो भी गंडा सिंह, रोहित, बंटी, जिनमें जो ये कोटा क्लियर कर लेगा, 50%+1 सीट्स ले जाएगा, उसको उसको जेतु करार दे देंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या शो करेगा? विक्ट्री, ऐसे करके दोनों हाथ। ठीक है, विक्ट्री। हाँ जी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, मान लो एक प्रेसिडेंट हार गया। ठीक है, वो दूसरे प्रेसिडेंट पे इल्जाम लगाता है। ठीक है, जैसे गंडा सिंह हार गए, रोहित ने कहे देखो ये गलत तरीके से जीता है। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी वाला केस, तो वो किस अदालत में जाएगा? आप मुझे कमेंट्स में बताएं, किस अदालत में जाएगा वो? स्मिथ, बिल्कुल सही आंसर है। स्मिथ जी, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट का जो मैटर डिस्प्यूट होगा सिर्फ कहाँ जाता है, एससी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ठीक है। कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डायरेक्ट इलेक्शन किया है इसका वो हार्मनी बना रहता है। ठीक है। तो हार्मनी कैसे बना रहता है, देखो मोदी लोगों से डायरेक्ट वोट लेके जीते हैं, राष्ट्रपति भी जो डायरेक्ट होते तो दोनों में डिस्प्यूट हो जाता, वो कहता है कि देखो मैं हूं, वो कहता है मैं हूं। ठीक है। तो बहुत बड़ी दिक्कत आनी थी, इसलिए एक का इलेक्शन डायरेक्ट कर दिया, एक का अनडायरेक्ट कर दिया। हाँ जी, क्लियर है। बाकी ये कॉस्टली होता, टाइम कंज्यूमिंग होता। ठीक है। लोग तो कोई काम नहीं करते, वोट डालने में रहेंगे। कभी कभी एमसी के पंचायत के इलेक्शन आ गए, कभी एमएलए के इलेक्शन आ गए। ठीक है। कभी जिला परिषद के इलेक्शन आ गए। ठीक है। कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन आ गए, कभी लोकसभा के इलेक्शन आ गए, कभी राज्यसभा के इलेक्शन आ गए। तो काम कोई कैसे करेगा, सारा साल तो इलेक्शन में ही रहेगा बंदा। ठीक है। तो ये भी इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन कुछ रखे गए हैं। ठीक है। हाँ जी, टाइम कितना हो गया, टाइम बताएं, टाइम कितना हो गया। चलो 10 मिनट और वेट करो। ठीक है, 10 मिनट और इंतजार करो। ठीक है, 10 मिनट और। ठीक है। देखो 10 बजे तक तो आपने क्लास लगवानी है। ठीक है। आपको मजबूरी से ये क्लास बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, मजबूरी से। ठीक है। ये हो ही नहीं सकता, पीएम मेजोरिटी के बिना बन ही नहीं सकता। ठीक है। मेजोरिटी तो लानी पड़ती है, मेजोरिटी ना हो तो कोलेशन गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, वैसे पीएम बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ का स्टेट होता है। ठीक है, सारे देश का मुखिया होता है, हेड ऑफ द स्टेट। मैंने बहुत बार आपको बताया, घर का मुखिया वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है। जैसे घर में पति क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, वो नाम का ही होता है, सारे काम कौन करता है, उनकी वाइफ करती है। ठीक है। जैसे मैं हेड ऑफ का स्टेट हूं, ठीक है, मैं घर का मुखिया हूं। ठीक है। मुझे 10 रुपए की रद्दी भी बेचनी हो तो मुझे वाइफ से पूछना पड़ता है, मैडम से पूछना पड़ता है कि मैं बेच दूं, वो कहते हैं बेच दो, तो फिर मैं बेचता हूं। ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट नाम मात्र होता है, नाम का ही होता है, सारे काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, पहला वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया का। ठीक है। ये तो पहले भी मैं आपको बताया, देखो सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। 35 उसने पार कर लियो। ठीक है। 35 एज उसकी हो चुकी हो, 35 से कम ना हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे 110 तक हो। ठीक है। लेकिन 35 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। बोलो समझ आया या नहीं आया। देखो कि कैसी कैसी क्वालिफिकेशन है, आप सोच सकते हैं। ठीक है। देखो हमारी लाइफ कितनी का है, मैं तो 40 का हो गया हूं, 40 का। 60 में जाके ऐसा लगता है कि दिमाग ही नहीं काम करेगा। ठीक है। जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि 60 में मैं आपको आपको करा पाऊंगा। 60 में तो ऐसा लगता है कि वाइफ का नाम भी भूल जाऊंगा। ठीक है। तो जब लोग अपनी पत्नी का नाम भूल जाते हैं 60 में आके, तो इस उम्र के पॉलिटिशियन है जो वो इलेक्शन जीतते हैं, एमपी का इलेक्शन जीतते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब मोदी जी भी 65 के हैं, आपको पता है। ठीक है।
तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, कहते हैं कि ही शुड बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ द लोकसभा। तीसरी क्वालिफिकेशन है कि वो लोकसभा का एमपी बनने के काबिलियत रखता हो। जो लोकसभा का एमपी बन सकता है, ओके, ठीक है, हाँ जी, जो लोकसभा का एमपी बन सकता है वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। मतलब जो कंडीशंस, ठीक है, जो कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए, लोकसभा के लिए बननी चाहिए वही प्रेसिडेंट के लिए होती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, ये इससे मैं खत्म कर दूंगा, उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा क्लास। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये समझो, इसे हिंदी पंजाबी में कहते हैं लाभ वाला ओहदा। ठीक है, जिससे लाभ होता हो। लाभ किससे होता है? गवर्नमेंट जॉब से होता है। आप आईएएस लगे हैं, आप आईपीएस लगे हैं, ठीक है, आपके वैसे ही रिलेशन हो गए एमएलए एमपी के साथ। ठीक है, आपको दिन में पता नहीं कितने एमपी लोगों के फोन आएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं कितने लोगों के एमएलए के फोन आएंगे। बीच में मेरे जैसे का फोन आ गया तो आप लिख के भेज देंगे, आई एम इन मीटिंग, कॉल यू टुमारो। ठीक है, तो इतने एमएलए एमपी के साथ आपसे रिलेशन होंगे, तो आप राष्ट्रपति आपको बनना सौखा है, क्योंकि आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जी। आप लाभ वाला ओहदा है, तो ये लाभ वाले ओहदा इंडिया में बैन है पूरी तरह। ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया। जो गवर्नमेंट जॉब पे है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। मुझे पता है आप मेरी कॉल जरूर अटेंड करेंगे, नो डाउट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? जो भी सरकारी पोस्ट वाला बंदा है गवर्नमेंट जॉब पे, उसकी पब्लिक डीलिंग होती है। जैसे एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, मान लो वो 1,000 बच्चे को पढ़ा रहा है, तो 1,000, जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो 1,000 बच्चे के माता पिता, बोलो उस टीचर को वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? ठीक है, वो क्यों डालेंगे? वो कहेंगे इनको वोट ना डाली तो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो वो मजबूरी में वोट डालेंगे। इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि आपके पास कोई ऐसा ओहदा नहीं होना चाहिए जिससे आपकी लोगों से डीलिंग है, आप लोगों से, आपकी डीलिंग है, आप लोगों पे आपका इन्फ्लुएंस है। इसे लॉ में अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। शायद लॉ वाले बच्चों को पता होगा ये इस बात का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? कि आप, कोई बंदा ऐसी पोजीशन में होता है, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आई होप कि आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ होगा, आया होगा। ये भी एक क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति महोदय की, कि उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।